हेलो। तो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सॉलिड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन जैसा कि लिखा है, द स्टेट ऑफ द एनी सब्सटेंस इन विच शेप साइज और द वॉल्यूम इज डेफिनाइट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। वह स्टेट, जैसा कि हमने देखा है अभी तक पढ़ते आए हैं, 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट वो अवस्था होती है जिसमें कोई जो मैटर है हमारा, उसकी शेप, साइज और वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और टच करने में ये बहुत ही ठोस सॉलिड होती है, इसलिए इसको हम सॉलिड स्टेट नाम देते हैं। सॉलिड स्टेट को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है: कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देख रहे हो। और सेकंड आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा कि इसके नाम में है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, और इसके जो बाइंडिंग फोर्स जो होता है, मतलब जो बॉन्ड होते हैं उसके, वो वान डर वाल फोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आइस, ड्राई आइस एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा आयनिक सॉलिड, जो कि आयन से मिलकर बना होता है। आयनिक बॉन्ड होते हैं इसमें, जो कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा। थर्ड हमारा फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो कि मेटेलिक आयन से मिलकर बने होते हैं, और इनके इसमें मेटल बॉन्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, और जितने भी हमारे मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सब इसी बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सॉलिड स्टेट में जो हमारा कोई भी मैटर है वो किसी ना किसी शेप में होता है, तो डेफिनेटली ये बात होगी कि जो जिस भी पार्टिकल से मिलकर बना है वो चाहे मेटल आयंस हो, मेटलिक हो, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल से हो, इसका जिससे मिलकर बना हुआ है, तो उसका कोई शेप होगा। तो उसके आधार पर दो चीज़ों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड है इसका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ भी कहते हैं, और सेकंड नॉन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थ भी कहा जाता है। इसका डिफरेंस बिटवीन हम करेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये द सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट शेप मैनर इन द 3D स्पेस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये डेफिनेशन हमको ये कह रही है कि ऐसा सॉलिड जो कि जिसका अरेंजमेंट डेफिनाइट हो, और जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पर्टिकुलर अच्छे और सही मैनर में रखे गए हों, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनाइट नहीं होता, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी सही तरीके से अरेंज नहीं होते हैं। उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सेकंड आता है दे हैव द डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कथनांक और गलनांक इनका शार्प होता है, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये गलते हैं। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफिनाइट नहीं होता, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डेफिनाइट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम रियल सॉलिड भी कह सकते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हम जिस दिशा में जाएं तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, और दे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक कि हर दिशा में जो उसका ओरिएंटेशन है वो एक ही जैसा रहे, उसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, एंड नॉन क्रिस्टलाइन है ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो कि 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है।
इसमें आप डायग्राम देख सकते हो, स्ट्रक्चर देख सकते हो आप ऊपर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफस सॉलिड का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टलाइन लैटिस। व्हाट इज क्रिस्टलाइन लैटिस? इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन द रेगुलर मैनर। क्रिस्टलाइन लैटिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिस्टल का वह पाथ जो कि जहाँ पर हमारा यूनिट सेल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जमे होते हैं और वो एक रास्ता टाइप बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं, और ये 3D शेप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिट सेल। यूनिट सेल, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन लैटिस, इट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिस्टल है, सॉलिड है, जिस भी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जो भी उसका पेरेंट आयन या फिर मॉलिक्यूल है, वही उसका यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल को हम 3 टाइप से देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर हम तीन टाइप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट वाला है SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल। फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक सेल में हम देखते हैं कि जो हमारा एक बॉक्स है, जैसा कि डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में हमने 8 कोनों पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेल को जमा दिया है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अगर हम इसमें नंबर ऑफ द एटम्स, टोटल नंबर ऑफ द एटम्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि हम 8 कोने हैं, 8 कोने पे हमने 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखा है और वो अपना 1/8 पार्ट दे रहे हैं उस सेल को बनाने में, उस क्रिस्टल को बनाने में। तो उसको हमने डिवाइड करा तो आंसर आया हमारा ZSCC = 1। इसका मतलब ये है सिंपल क्यूबिक सेल में SCC में हमारा एक यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल इज़ 1। सेकेंड हमारा आता है बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल, द यूनिट सेल ऑफ द 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें और SCC में अंतर बस इतना है कि हमने सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कोने पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखे थे लैटिस पॉइंट पर, और इसमें हम 8 कॉर्नर्स पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो रखेंगे, लेकिन एक बॉडी के सेंटर एकदम बॉक्स के बीच में हम एक सेल और रखेंगे, इसीलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड सेल। इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसे दिखाई दे रहा है कि पिछली बार जब हमने देखा जो कैलकुलेशन की है, 8 एटम्स है हमारे 8 कॉर्नर्स पर, और हमने उसको वो 8 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हमने डिवाइड करा तो 1 आया, और बीच में एकदम सेंटर में 1 हमारा एटम है, तो दोनों मिलाकर 1 + 1 2 आ गया। इसका मतलब है ZBCC = 2, यानी कि बॉडी सेंटर्ड जो सेल होती हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसमें 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2। देयर आर 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। थर्ड हमारा आता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल, द यूनिट सेल ऑफ द 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें फेस जैसे समझ में आ रहा है कि हमने एक क्यूब में हमने एक क्यूब लेकर हमने 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दिए, और उसकी 6 फेसेस पर, एक क्यूब पर 6 फेसेस होती हैं, उसके 6 फेसेस पर हमने एक पार्टिकल्स और रख दिया, जो कि अपना हाफ पार्टिसिपेशन दे रहे हैं उस सेल को बनाने में। तो उसका कैलकुलेशन हमने करा तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2 करके 1 + 3 आया इसका, और हमारा आ गया ZFCC = 4। इसका मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, जिसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व कि हमारा एक यूनिट सेल में, मतलब कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, उस एरिया में कितने पार्टिकल्स हैं।
तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जिसको हम रो से डिनोट कर सकते हैं। रो इक्वल्स टू मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन ए क्यूब, वॉल्यूम को हम क्यूब में डिनोट करते हैं और ए जो है उसकी क्यूब की साइड है। तो रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ द एटम्स, मास ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला हो सकता है नंबर ऑफ द एटम्स इनटू मास ऑफ द वन एटम अपॉन ए क्यूब। नेक्स्ट रो इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हो गई, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ द एटम्स, एम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ए इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब, एन नोड इक्वल्स टू एगोर नंबर। ऐसे करके यहाँ न्यूमेरिकल दे रखा है एक, जिसमें हमको डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकालनी है, जो कि जब क्लासेस लगेगी तब आपको सिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्राइब द क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग्स है उसकी पैकिंग किस प्रकार की है, किस किस टाइप की पैकिंग की गई है, तो उसके आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि उसका डेफिनेशन है इन द सॉलिड constant particles are so arranged such that their empty space is less remain them the called the close packing। मतलब किसी भी सॉलिड में जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो किस तरीके से अरेंज है कि वो इकट्ठा है, बंधा हुआ है, उसी को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसको दो टाइप में डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 2D एंड सेकेंड है क्लोज पैकिंग इन 3D। फर्स्ट वाला देखते हैं हम, closed packing in 2D। टू टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग्स इन 2D, टू डायमेंशनल। 2D का मतलब यहाँ पर है हमारा टू डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग जो है हमारे 2D है, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रीथ होगी, इस प्रकार की पैकिंग को हम 2D पैकिंग कहते हैं। इसका फर्स्ट टाइप हो गया हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो द क्लोज पैकिंग इन विच सेकेंड न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि हम रो में इसको जमाते जाते हैं, जिसमें रो हो और कॉलम हो और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रो में और कॉलम में जमे हों। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमने एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इंडिकेट किया है, उसके आसपास 4 पार्टिकल्स हैं और जिसके सेंटर को हमने मिलाया तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। सेकेंड है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द क्लोज पैकिंग इन विच सेकेंड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इनसाइड द डिप्रेशन। मतलब जो इसमें हम दो पार्टिकल्स जो हमने चिपका कर रखा, एक साथ रखा, तो वहाँ पर जो स्पेस बची थी वहाँ पर हमने तीसरे पार्टिकल को रखा, जिससे कि एक पार्टिकल के आसपास हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए और जिसके सेंटर्स को हमने मिलाने पर यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिला है हमको, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मजबूत होती है, क्योंकि इसमें स्पेस वॉइड्स बहुत कम होती है, इस वजह से यह बहुत मजबूत है। सेकेंड आता है हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशनल, मतलब जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट भी हो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों में जमे हों। इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं ए क्लोज पैकिंग। द क्लोज पैकिंग आर अरेंज्ड इन विच SCP मैनी लेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर केप्ट इज ओवर ईच इज कॉल्ड ए क्लोज पैकिंग। मतलब जिसमें तीनों पार्टिकल्स तीनों सेम हो, लेंथ भी, ब्रीथ भी और हाइट भी, उसको हम ए क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बी आता है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। द क्लोज पैकिंग इन विच फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर केप्ट इन द सेम वॉइड्स ऑफ द मिडिल। जिस प्रकार हमने यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी थी कि वॉइड्स के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा था, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस थी वहाँ पर, इसी प्रकार इसमें भी होता है। दो पार्टिकल्स के बीच की जो गैप थी उसमें हमने एक थर्ड पार्टिकल रखा, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके विशेषताएं, तो इट इज़ नोन एज द ABA।
पैकिंग इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12। कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है कि किसी भी हमने एक आयन को लिया, उसके आसपास कितने उसको आयन घेरे हुए हैं अपोजिटली चार्ज, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इट्स स्पेस ऑक्युपाइज 74%। मतलब यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पैकिंग है बहुत अच्छी है और जो सॉलिड फॉर्मेशन है इसका बहुत ही मजबूत होगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। सेकेंड आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हम देख रहे हैं ABC टाइप। द क्लोज पैकिंग इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर केप्ट ऑन द डिफरेंट स्केल इन द मिडिल लेयर इज कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट्स ऑल्सो नोन एज ABC क्लोज पैकिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमने पैकिंग, ये वाली जो पैकिंग है इसमें कांस्टेंट पार्टिकल फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में रखी जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ABC टाइप क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 रहता है। इट ऑक्युपाइज 74% स्पेस एंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा। तो यहाँ तक हमने देखा और बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।